नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं मुख्य संचरण वाली धाराएं होती हैं जो महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग को विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को लेकर जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि महासागरीय धाराएं जल के स्थानांतरण में अपनी मुख्य भूमिकाएं निभाती हैं। धाराओं के दोनों किनारों पर तथा उसके नीचे जल स्थिर रहता है। यह महासागरीय धाराएं स्थल पर बहने वाली नदियों के समान होती हैं, परंतु कहाँ बहती है ये स्थलीय नदियों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल होती हैं, जो कि महासागरों में पाई जाती हैं। अब हमें देखना है कि इन धाराओं के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। धाराओं की उत्पत्ति तथा इसकी गति के स्वभाव 4 तरीके के कारकों से संबंधित होते हैं। नंबर 1 होता है पृथ्वी का घूर्णन या गुरुत्वाकर्षण तथा विक्षेपक बल से संबंधित कारक। दूसरा होता है महासागरों से हटकर उत्पन्न होने वाले कारक, जैसे वायुमंडलीय दाब, पवन, वर्षा, वाष्पीकरण तथा सूर्य तप। तीसरी महासागरों से उत्पन्न होने वाले कारक, जैसे दाब प्रवणता, तापांतर, लवणता, घनत्व तथा बर्फ का पिघलना। चौथा है महासागरीय धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारक, जैसे तट की दिशा और आकार, मौसम में परिवर्तन तथा नित्तल के स्थलाकृतियाँ। अगर हम इनको शॉर्ट में बात करते हैं तो मुख्यतः हम सबसे पहले लेंगे प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें धाराओं के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण प्रचलित पवनें हैं। प्रचलित पवनें सदा एक ही दिशा में चलती हैं और यह सागर के ऊपरी तल पर गुजरते समय जल को अपनी घर्षण गति से या अपनी घर्षण शक्ति से सदा आगे की ओर क्या करती है, धकेलती रहती हैं और इन धाराओं को जन्म देती हैं। कौन सी धाराओं को? महासागरीय धाराओं को ही फिर जन्म देती हैं। तो हम शॉर्ट में फिर बात करते हैं क्या है इसका सबसे बड़ा कारण। प्रचलित पवनें हमेशा एक दिशा में चलती हैं और सागर के ऊपरी तल पर गुजरते समय क्या करती हैं, अपनी घर्षण गति से इसको आगे की तरफ धकेलती जाती हैं। संसार की मुख्य धाराएं स्थायी पवनों के अनुसार ही चलती हैं। उष्ण कटिबंध में कर्क तथा मकर रेखा के बीच ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें चलती हैं। इसकी दिशा पूर्वी होती है, इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की ओर धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनें पश्चिमी दिशा से चलती हैं, अतः इस कटिबंध में धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। महासागरीय धाराओं पर पवनों का सबसे अधिक प्रभाव उत्तरी हिंद महासागर में होता है। यहाँ पर यह मौसम के अनुसार मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन आने के कारण चलती हैं। तो सबसे ज़्यादा मानसूनी पवनें चल रही हैं आपके हिंद महासागर में और इस कारण धाराओं की दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम तापमान में अंतर आने के कारण। गर्म जल जब गर्म होता है तो हल्का होकर ऊपर फैलता है, इसलिए उसका तल ऊंचा हो जाता है। ठंडा जल भारी होता है, इसलिए नीचे बैठने की कोशिश करता है। इस प्रकार तापमान में अंतर आने के कारण सागरीय जल के तल में भी अंतर आ जाता है और महासागरीय धाराओं का जन्म होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरीय जल के तापमान में अंतर होने के कारण क्यों है भूमध्य रेखा पर कि वहाँ पर सूरज वर्ष में 2 बार चमकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्यों है तापमान में अंतर? क्योंकि वहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है, अर्थात सूरज की रोशनी वहाँ पर और अधिक तिरछी हो जाती है। इस कारण उत्तर दक्षिण दिशाओं में धाराएं चलने लगती हैं। तापमान में अंतर के कारण जल के तल में भी विभिन्नता आ जाती है और जल के तल में भिन्नता के कारण धाराएं गतिमान होती हैं। इन्हें थर्मोक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं तापमान में विभिन्नता के कारण आने वाली धाराओं को थर्मोक्लाइन। अब बात करते हैं हम लोग लवणता में अंतर। अधिक लवणता वाले जल भारी होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है। उसका स्थान लेने के लिए कम लवणता तथा घनत्व वाला जल आता है और एक धारा बन जाती है। भूमध्य सागर के जल में लवणता अंध महासागर के जल की लवणता से अधिक है।
इसलिए अंध महासागर में भूमध्य सागर की ओर समुद्री तल के नीचे कम लवणता वाले क्षेत्रों की ओर अर्थात भूमध्य सागर से अंध महासागर की ओर पानी बहता है या जल बहने लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि अधिक से कहाँ की ओर बह रहा है, ये कम लवणता वाले क्षेत्रों की ओर बहता है। अब बात करते हैं वाष्पीकरण की। जिन स्थानों पर वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर जल का तल नीचे आ जाता है और संतुलन बनाए रखने के लिए वहाँ अन्य क्षेत्रों से जल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक धारा उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं भूमध्य सागर से अंध महासागर की अपेक्षा अधिक तथा तीव्र वाष्पीकरण होता है। भूमध्य सागर में क्या होता है, तीव्र वाष्पीकरण होता है। किसके कंपैरिजन में, अंध महासागर के कंपैरिजन में, जिससे भूमध्य सागर में जल का स्तर अंध महासागर के जल के स्तर से नीचे हो जाता है। तो अंध महासागर का जल कहाँ होता है, ऊंचा होता है, और भूमध्य सागर का जल कहाँ की तरफ हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। अतः अंध महासागर से भूमध्य सागर की ओर धाराएं चलने लगती हैं। तो ये वाष्पीकरण का प्रभाव हो गया। नेक्स्ट है भूघूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जिसे कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है, केंद्र अपसारित बल। कोरियोलिसिस होता है, नहीं सेंट्रीफ्यूगल की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कोरियोलिसिस बल की। कोरियोलिसिस बल के प्रभावाधीन बहता हुआ जल मुड़कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है जिसे गायर वृत्ताकार गति कहते हैं। इन गायर्स में जल का परिसंचरण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होता है। कैसे होता है, क्लॉकवाइज होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल होता है अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसे फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इससे नवीन धाराएं बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्तरी अंध महासागर में उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह का कुछ भाग दक्षिण की ओर मुड़कर कैनेरी की धारा को जन्म देता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे तट रेखा की आकृति। महासागरीय धाराओं के निर्माण में या उनके उत्पन्न होने में तट रेखा की आकृति का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। तट रेखा की आकृति महासागर की धाराओं के प्रवाह दिशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्तरी हिंद महासागर में पैदा होने वाली धाराएं भारतीय प्रायद्वीप की तट रेखा का अनुसरण करती हैं। अंध महासागर की दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा दक्षिणी अमेरिका का तट आने पर दो भागों में बंट जाती हैं। दोबारा समझ लीजिए, अंध महासागर की जो दक्षिण भूमध्य रेखा है वो दक्षिणी अमेरिका का तट आने पर दो भागों में बंट जाती है। एक भाग उत्तरी तट के साथ बहकर कैरेबियन सागर में पहुंच जाता है तथा दूसरा ब्राज़ील तट के साथ साथ दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब इन सब के ऊपर एक ऋतु परिवर्तन भी अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ऋतु परिवर्तन क्या होता है, उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री धाराओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। ऋतु परिवर्तन में मानसून ड्रिफ्ट की दिशा पूर्व से पश्चिम तथा ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। हिंद महासागर में भूमध्य रेखीय विपरीत धारा केवल शीत ऋतु में ही होती है और भूमध्य रेखीय धारा केवल ग्रीष्म ऋतु में ही बहती है। तो महासागरीय धाराओं के ऊपर इन सभी तत्वों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। अब बात आती है कि महासागरीय धाराओं के इन प्रभाव से कौन कौन सी धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो महासागरीय धाराओं के दो प्रकार होते हैं। पहला तो होता है स्टूडेंट्स गहराई के आधार पर महासागरीय धाराओं के प्रकार। अब गहराई के आधार पर दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है ऊपरी अथवा सतही। महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जल धारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित रहती हैं। दूसरी है गहरी धारा जिसको डीप करंट्स बोलते हैं। महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। यह जलधारा महासागरों में घनत्व तथा गुरुत्व की भिन्नता के कारण बनती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहाँ गहरी जलधाराएं बहती हैं
क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। नेक्स्ट है तापमान पर आधारित महासागरीय धाराओं के प्रकार। इनमें है गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। जो धाराएं